हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल TSK टेक्स। आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाला है, उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म काफ़ी अंडररेटेड टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर से काफ़ी सारे बिट्स आ जाते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि यही टॉपिक से ये क्वेश्चन सारे आए थे। ठीक है, सीधा टाइम ना वेस्ट करके हम लोग सीधा टॉपिक पे चलते हैं। मैंने बहुत सारे डेफिनेशंस और बहुत सारे यूनिट्स ऑलरेडी बोर्ड पे लिखे हैं, हम लोग बस धीरे धीरे उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, अब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बेसिक लॉज। ये सबको पता होते हैं कि लाइक पोल्स क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक पोल्स क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो अट्रैक्शन और रिपल्शन का जो फोर्स है, उसी के लिए सेकेंड लॉ बना है, विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। द अमाउंट ऑफ फोर्स बिटवीन रिपल्शन और या फिर अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल पोल स्ट्रेंथ्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मान लेना यहाँ पर एक पोल है और यहाँ पर एक यूनिट पोल है। इस पोल का पोल स्ट्रेंथ है m1, इसका है m2। ठीक है, और इन दोनों के बीच में का डिस्टेंस कितना है, d है। सो फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 एंड m2 एंड मतलब प्रोडक्ट ऑफ पोल स्ट्रेंथ्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, अब ये तो था कि मान लेते हैं कि आपके पास एक नॉर्थ पोल है या फिर एक साउथ पोल, कुछ भी है। अनलाइक पोल्स क्या होते हैं आपके, रिपल हो गए, सॉरी अनलाइक पोल्स क्या हो गए आपके, अट्रैक्ट हो गए, और लाइक पोल्स क्या हो गए आपके, रिपल हो गए। ठीक है, मतलब एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल है मैग्नेट का, तो वो दोनों क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, और दोनों के दोनों नॉर्थ पोल है तो वो दोनों क्या होंगे, रिपल हो गए। ठीक है, और एक बात है, इसमें एक मैग्नेटिक ब्रेकेज का भी प्रॉपर्टी होता है। आप कभी एक मैग्नेट का बार लेना, उसको तोड़ देना, ठीक है, और वापस से ज्वाइन करने की कोशिश करो, नहीं होता है। जितने भी आप पीसेस करोगे मैग्नेट के, उतने इंडिविजुअल नॉर्थ एंड साउथ पोल बनते जाएंगे। मतलब हर एक मैग्नेट में एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल बना रहेगा। ठीक है, ये बस मैग्नेट की बात थी, ब्रेकेज का था। अब आता है कि मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है। जहाँ पर भी आपको मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस हो, जितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड का इन्फ्लुएंस है, उसको हम लोग सिंपली मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। अब एग्जैक्टली मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड का मतलब है लाइन ऑफ फोर्सेस। जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल में पढ़ा था चार्ज, ठीक है, वैसे यहाँ पर होता है फोर्स, सॉरी लाइन ऑफ फोर्सेस, मतलब ये फ्लक्स है। कैसे फ्लक्स है ये हम लोग पढ़ेंगे। वहाँ पर आपने पढ़ा था कि चार्ज है। अब एक कूलम का मतलब कितने चार्जेस है, हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है। उसी तरीके से एक वेबर या फिर एक फ्लक्स का मतलब कितने लाइन ऑफ फोर्सेस है, ये अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंपली क्या है, लाइन ऑफ फोर्सेस। लाइन ऑफ फोर्सेस अगर मैं एक एग्जांपल दूं, मान लेना ये एक मैग्नेट है, तो मैग्नेट का प्रॉपर्टी होता है कि वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते रहेगा। ठीक है, और ये जो प्रोडक्शन है या फिर ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसको हम लोग लाइन ऑफ फोर्सेस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो मैंने अभी लाइंस बनाए हैं, ये लाइन ऑफ फोर्सेस है। और एक बात, ये इम्पोर्टेंट बिट है कि लाइन ऑफ फोर्सेस ऑलवेज ट्रैवल फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, लेकिन ये ऑलवेज सही नहीं है। पूछा जाता है कि एक्सटर्नल, अगर आपको पूछा जाता है कि एक्सटर्नल डायरेक्शन ऑफ फ्लक्सेस या फिर लाइन ऑफ फोर्सेस क्या होता है, तो आपका आंसर है नॉर्थ टू साउथ। लेकिन जानबूझ के आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटरनल ऑफ द मैग्नेट, तो इंटरनल ऑफ द मैग्नेट क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ, एक क्लोज लूप फॉर्म होता है। ठीक है, सो लाइन ऑफ फोर्सेस ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एक्सटर्नली, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल इंटरनली, और लाइन ऑफ फोर्सेस फॉर्म ए क्लोज्ड पाथ। ये एक बिट है, लाइन ऑफ फोर्सेस फॉर्म ए क्लोज पाथ। ठीक है, इसका यही डायरेक्शन रहेगा इसका, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। और ये इतने सारे लाइन ऑफ फोर्सेस होते हैं छोटे छोटे, जैसे कि वहाँ पर थे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। सब इलेक्ट्रॉन्स को आप गिनेंगे और फिर लिखेंगे तो बहुत बड़ा वैल्यू हो जाएगा हर बार। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया था, 625 × 10⁻19 ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स ले लिए थे एक कूलम। मतलब यहाँ पर भी ये जो लाइन ऑफ फोर्सेस है, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। सो लाइन ऑफ फोर्सेस हम लोगों ने एक यूनिट ले लिया, एक वेबर है, जो साइंटिस्ट है उनके नाम पर दे दी हम लोगों ने। सो 1 वेबर
1 वेबर इज इक्वल टू कितना है आपका 10⁸ लाइन ऑफ फोर्सेस, मतलब 10⁸ लाइन ऑफ फोर्सेस मिलाकर 1 वेबर बनता है। 1 वेबर का मतलब ही फ्लक्स होता है। अब हम लोग देखेंगे, जैसे वहाँ पर था फ्लो ऑफ चार्जेस का मतलब क्या था, करंट। यहाँ पे फ्लो ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस का मतलब या फिर सिर्फ टोटल नंबर ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस का मतलब क्या रहेगा, फ्लक्स रहेगा। ठीक है। और एक बात है, जैसे मैंने ये बताया लाइन ऑफ फोर्स ये सेम डायरेक्शन में है ना, तो इन दोनों के बीच में का जो फोर्स रहेगा वो रिपल्शन फोर्स रहेगा। ठीक है, ये एक बिट है इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। लाइन ऑफ फोर्सेस का प्रॉपर्टी बोलकर आप समझ लेना इसको। ठीक है, लाइन ऑफ फोर्सेस traveling in the same direction, the force between those two line of forces will be repulsion force rather than attraction force। ठीक है, अब मैग्नेटिक फ्लक्स का आपको डेफिनेशन समझ में आ गया। मैग्नेटिक फ्लक्स का डेफिनेशन होता है, ये जो मैग्नेट है जितने लाइन ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग सिंपली मैग्नेटिक फ्लक्स बोलेंगे। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या है हम लोगों ने पढ़ लिया, वो है वेबर। ठीक है, ये भी एक बिट है, आसान बिट है मानता हूँ। ठीक है, लेकिन ये एक बिट है। मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या है, वेबर है। अब आता है पोल स्ट्रेंथ। जैसे आपने यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ पढ़ा M1 और M2। पोल स्ट्रेंथ इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय M1 या फिर M। ठीक है, अब पोल स्ट्रेंथ का डेफिनेशन क्या है, सिंपली ये जो नॉर्थ पोल है, ये जो साउथ पोल है, इनकी जो कैपेसिटी है रेडिएट करने का या फिर एक्सेप्ट करने का, जी इम्पोर्टेंट चीज़ नोट करना, रेडिएट एज वेल एज एक्सेप्ट। यहाँ पर क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ का आपको बिट दिया जाता है, पूछते हैं कि कैपेसिटी टू रेडिएट फ्लक्स, कैपेसिटी टू एक्सेप्ट फ्लक्स, कैपेसिटी टू रेडिएट एज वेल एज एक्सेप्ट। देखो नॉर्थ पोल है तो वो रेडिएट करेगा, साउथ पोल है तो वो एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, इसीलिए आपको पोल स्ट्रेंथ का डेफिनेशन क्या है, कैपेसिटी ऑफ ए पोल to radiate or accept flux is known as pole strength। इसका मतलब कितने स्ट्रेंथ के साथ लाइन ऑफ फोर्सेस प्रोड्यूस कर रहा है, पोल स्ट्रेंथ। ठीक है, विल गो फॉर नाउ फ्लक्स डेंसिटी, फील्ड स्ट्रेंथ। डेफिनेशन है वो है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब क्या है, सिंपली फ्लक्स पर यूनिट एरिया। मान लो कि आपके फ्लक्सेस पास हो रहे हैं और ये आपका प्लेन है। ठीक है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, इस पर्टिकुलर एरिया में से कितने अमाउंट ऑफ फ्लक्सेस पास हो रहे हैं, उसी का मतलब होता है फ्लक्स डेंसिटी। डेंसिटी हम लोग को ऑलरेडी पता है, वॉल्यूम ऑफ लाइन ऑफ फोर्सेस। सो फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। काफ़ी इंपॉर्टेंट बिट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में, अगर कोई क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं तो वो है उनके यूनिट्स। ठीक है, और अब हम लोग देखेंगे, चलो पहले हम लोग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ देख लेते हैं, फिर उसके बाद में मैग्नेटिक इफेक्ट देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब होता है लाइन ऑफ फोर्सेस अगर है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड में कहीं पर भी एक मैंने मैग्नेट रख दिया, उसका नॉर्थ पोल रख दिया, उसके ऊपर जितना भी अमाउंट ऑफ फोर्स आता है या फिर वो एक्सपीरियंस करता है, उसी को हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। देखो डिफरेंस है बिटवीन पोल स्ट्रेंथ एंड मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कैपेसिटी टू रेडिएट और एक्सेप्ट लाइन ऑफ फोर्सेस, वेयर एज फील्ड स्ट्रेंथ का मतलब होता है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय नॉर्थ पोल व्हेन प्लेस्ड इन एन मैग्नेटिक फील्ड या फिर व्हेन प्लेस्ड इन एन एट एनी पॉइंट इन ए मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट नॉर्थ पोल एट एनी पॉइंट इन मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होगा आपका फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। और उसका फॉर्मूला बनता है H = Ni/L। इट इज़ डिपेंडेंट ऑन करंट और उसका यूनिट देखना एम्पियर टर्न पर मीटर होता है। ठीक है, अगर यही मैं बोल दूँ कि मेरे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, यहाँ पर एक पॉइंट P है, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस D है, और ये पॉइंट P का मतलब क्या है, यहाँ पर मैंने नॉर्थ पोल को प्लेस कर दिया है। अब यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर से। ठीक है, ये केस 1 है। ठीक है, इसमें क्या है, आपका आता है स्ट्रेट कंडक्टर। स्ट्रेट कंडक्टर का अगर मैग्नेटिक फील्ड का फील्ड स्ट्रेंथ का फॉर्मूला पूछा जाता है आपको, तो आपका फॉर्मूले का आंसर क्या होना चाहिए, I/L
2πd। रीज़न ये पूरा इन्फ्लुएंस्ड है, ठीक है, सर्कम्फरेंस में, ठीक है। तो आपका यहाँ पर भी एम्पियर पर मीटर, लेकिन हम हमेशा एम्पियर टर्न पर मीटर ही लिखते हैं। अगर आपने इसको एम्पियर पर मीटर भी लिखा तो भी गलत नहीं। रीज़न है जो नंबर ऑफ टर्न है वो यहाँ पर 1 है, सिंगल कंडक्टर है, ठीक है। सो ये एक फॉर्मूला बनता है इसका। केस 1, अगर ये स्ट्रेट कंडक्टर है तो, ठीक है। हम लोग सोलेनॉइड के लिए भी पढ़ेंगे कि क्या होता है। उसके पहले हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स पर यूनिट एरिया। एक्चुअली आप सिंपली देख सकते हो यहाँ पर कि अमाउंट ऑफ करंट, जितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा उतना अमाउंट ऑफ फ्लक्सेस प्रोड्यूस होंगे। जितना दूर है आपका पॉइंट उतना ही कम आपका फील्ड स्ट्रेंथ रहेगा, ठीक है। सो फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं, ठीक है। अब यूजुअली डाउट आता है कि मैग्नेट है, मैग्नेट का प्रॉपर्टी होता है, चलो मान लिया कि वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन व्हाट अबाउट करंट कैरिंग कंडक्टर। जी, मान लेना ये कंडक्टर है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। करंट फ्लो होने का मतलब क्या होता है, सिंपली फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सीधे सीधे नहीं जाते हैं। जैसे हमारा जो अर्थ है वो सीधे सीधे ट्रैवल नहीं करता है सन के अराउंड, वो क्या होता है, खुद भी रोटेट होता है और फिर आगे भी ट्रैवल होता है। मतलब रोटेशनल या और रिवोल्यूशनल दोनों के दोनों एक्शंस होते हैं। तो एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन्स भी क्या है, जब मूव होते हैं, बहुत फास्ट मूव होते हैं, तो वो घूमते वक्त रोटेट होते हैं। और ये जो रोटेशन है इसका कुछ एनर्जी कन्वर्ट होता है, और हम ये बोल सकते हैं सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं। और ये जो सेंट्रीफ्यूगल फॉर्म ऑफ एनर्जीज है, इसी का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब एक मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या डिफरेंस है, आप मैग्नेट को कंट्रोल नहीं कर सकते, वेरएज इलेक्ट्रोमैग्नेट को आप कंट्रोल कर सकते हो। अमाउंट ऑफ करंट, मैं जानबूझ के ये टॉपिक यहाँ बता रहा हूँ, रीज़न देखो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मतलब जितना अमाउंट ऑफ करंट आप उस कंडक्टर के अंदर से प्रोड्यूस करोगे या फिर पास करोगे, उतना ही अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट रहने वाला है, सिंपली। सो जैसे ही इस कंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो हुआ, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हुए, उसके बाद आसपास पूरा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, ठीक है। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, चलो बार मैग्नेट का मान लिया हम लोगों ने, नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाता है, चलो सब ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर आपके पास आता है राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, जो ये कहता है, इसका मतलब है ये जो कर्ल्ड फिंगर्स है, मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है, इसके अंदर से करंट पास हो रहा है और इसको मैंने इस तरीके से पकड़ा है। अब मेरा करंट का डायरेक्शन आपका थंब दिखाता है, और ये जो आपके कर्ल्ड फिंगर्स है ये आपके मैग्नेटिक फ्लक्सेस रहेंगे। इसका मतलब यहाँ से नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, फ्लक्सेस विल मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो ये नॉर्थ पोल फॉर्म हुआ, ये साउथ पोल फॉर्म हुआ, ठीक है। और ये क्या है आपका करंट। सो राइट हैंड थंब रूल का मतलब क्या है, अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन राइट हैंड इन सच ए वे दैट थंब स्ट्रेच्ड इन द डायरेक्शन ऑफ current and the curled finger around the conductor will represent the magnetic field, ठीक है। सो मैंने ये ऐसे पकड़ लिया, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ पर कैसे है, लाइन ऑफ फोर्सेस का डायरेक्शन इस तरीके से है, ठीक है। सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट, एग्जैक्टली करंट पास होने के बाद मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, उसका डायरेक्शन क्या होता है, यह हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। अब ये था सिंगल कंडक्टर के लिए, यहाँ पर भी हम लोगों ने सिंगल कंडक्टर का केस देख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, सोलेनॉइड पढ़ेंगे। सोलेनॉइड का मतलब होता है सिंपली आप एक आयन ले लो या फिर कोई भी एक अच्छा मटेरियल जो मैग्नेटिक फील्ड को सपोर्ट करता है, कोर ले लो, आयन का कोर ले लियो, और उसके ऊपर हम लोगों ने वायर को बाउंड कर दिया, तो इसी को हम लोग बोलेंगे सोलेनॉइड। अगर आपने कोर निकाल भी लिया तो उसको हम लोग बोलेंगे एयर कोर्ड सोलेनॉइड। मतलब हवा में भी अगर आपने कर दिया तो भी चलेगा, लेकिन क्या हवा का रिलक्टेंस ज़्यादा होता है। अभी ये रिलक्टेंस क्या होता है ये भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का मतलब ही क्या, एक आयन पीस ले लो, उसके ऊपर वायर बाउंड कर दो, उसको हम लोग बोलेंगे सिंपली सोलेनॉइड। अब हम लोग क्या करते हैं, इस सोलेनॉइड को कुछ सोर्स प्रोवाइड करके देते हैं, ठीक है। ये सोर्स है, तो जैसे आपने सोर्स प्रोवाइड करके दे दिया तो आपको पता है यहाँ से क्या करंट फ्लो होगा, ठीक है।
जैसे ही मैंने यहाँ पे करंट फ्लो कर दिया, अब देखो अंदर से क्या करंट आया, ठीक है। अब जैसे मैंने स्ट्रेट कंडक्टर में बोला था राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। आप ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है इसको ऐसे पकड़ते थे, करंट कैरिंग कंडक्टर है, करंट का डायरेक्शन थंब से दिखेगा, तो जो कर्ल्ड फिंगर है वो आपको फ्लक्सेस दिखाएंगे। एग्जैक्टली यहाँ पर अपोजिट होता है सोलेनॉइड में, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो कर्ल्ड फिंगर है ये आपको करंट के डायरेक्शन देंगे, आपको ये ऐसे इस तरीके से इमेजिन करना है, और थंब क्या देगा आपको, डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स देगा। सो मेरे हिसाब से सोलेनॉइड में अगर ऐसे टाइप का कंस्ट्रक्शन है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो सिंपली क्या है आपका फ्लक्स यहाँ से निकलेगा और यहाँ पे एंड अप होगा। और हमें पता है कि फ्लक्स हमेशा कैसे ट्रैवल करते हैं, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल एक्सटर्नली। सो इसका मतलब आपने क्या किया, एक आर्टिफिशियल नॉर्थ पोल यहाँ पर बना लिया और एक आर्टिफिशियल साउथ पोल यहाँ पर बना लिया, जस्ट ड्यू टू फ्लोइंग ऑफ करंट फ्रॉम द वायर। आपने इस वायर के अंदर से कुछ करंट इंजेक्ट कर दिया, उसकी वजह से क्या हो गया, यहाँ पर एक नॉर्थ पोल क्रिएट हो गया और यहाँ पर एक साउथ पोल क्रिएट हो गया। अब देखो यही अगर मैग्नेट होता तो अमाउंट ऑफ फ्लक्सेस विल बी कांस्टेंट, ठीक है, एट एनी टाइम। उल्टा डिग्रेड होता लेकिन हम बता नहीं सकते। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर मैं यहाँ पर एक सिंपली एक रेजिस्टेंस ऐड कर दूँ और वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है, मैं इस रेजिस्टेंस को वैरी करता हूँ तो मेरा करंट वैरी होगा। अगर मेरा करंट वैरी होता है तो मेरा फील्ड स्ट्रेंथ एट एनी पॉइंट वैरी होता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को प्रिफर करते हैं ओवर मैग्नेट्स, जहाँ पर वेरिएबल या फिर बहुत सारा वेरिएशंस हैं, ठीक है। तो सिंपली हाँ, और अगर सोलेनॉइड की बात करें तो सोलेनॉइड में फील्ड स्ट्रेंथ इज गिवन बाय H इज इक्वल टू NI/L, वेयर दिस L इज लेंथ ऑफ दिस कोर, ठीक है। L इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आयन कोर यूज्ड, या फिर अगर एयर है तो एयर, जितना भी इसका डायमेंशन रहेगा वो आपका ये रहेगा। और इसी का भी यूनिट क्या रहेगा, एम्पियर टन पर मीटर। सिंगल कंडक्टर में क्या था, I/2πd, ठीक है, डिस्टेंस d, ज़्यादा कुछ अलग नहीं। यहाँ पर भी NI/L एम्पियर टन। और वही अगर सिंगल कंडक्टर के जगह पे बंडल कंडक्टर्स होता तो सिंपली आपको क्या करना है, NI/2πd, ये भी चल जाएगा, ठीक है, मैं लिख के दे दूंगा, नो इश्यूज़। अब हम लोग क्या करते हैं, सोलेनॉइड पढ़ लिया, सोलेनॉइड में नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे फॉर्म होता है ये देख लिया हम लोगों ने। सो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और इंटरनली यहाँ पर भी साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ठीक है। सो ये इट इज़ एज गुड एज अ मैग्नेट, लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे कंट्रोल्ड मैग्नेट। अब हम लोग क्या करते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को पढ़ते हैं, ठीक है। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आपको ये तीनों फिंगर्स इस तरीके से स्ट्रेच करने पड़ेंगे, ठीक है, जिसमें आपको जो थंब है वो फोर्स इंडिकेट करेगा। आपका जो फोर फिंगर है या फिर फर्स्ट फिंगर बोलते हैं काफ़ी लोग, इसको हम लोग फ्लक्स इंडिकेट करेंगे। और ये जो है ये मिडिल फिंगर जो है वो करंट आपको रिप्रेजेंट करेगा। अब ये पढ़ना क्यों है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि यार ये जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है इसको क्यों पढ़ना है, सिंपली ये है कि आपको करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस द फोर्स। द अमाउंट ऑफ फोर्स इज़ गिवन बाय कुछ फॉर्मूला है, वो भी मैं बता दूंगा। लेकिन आपका जो मोटर का प्रिंसिपल है, ठीक है, वो मतलब कोई भी AC मोटर, DC मोटर, वट एवर इट इज़, वो डिपेंडेंट है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पर। इसीलिए मैंने बोला कि इसको हमको पढ़ना है। अगर आपको मोटर का प्रिंसिपल पढ़ना है तो आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। और अगर आपको पूछा है कि फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, तो वो जनरेटर का प्रिंसिपल होता है, याद रखना। इसको याद रखने का तरीका देखना, जनरेटर राइट हैंड रूल, ठीक है, और मोटर लेफ्ट हैंड रूल। मोटर के अंदर एक आ रहता है लेफ्ट हैंड रूल, यहाँ पर जनरेटर, ठीक है, यहाँ पर दो आ रहे हैं इसीलिए जनरेटर। इसको रटने का तरीका है और कुछ नहीं, क्या ऐसा नहीं है, बट ठीक है। और यहाँ पर मोटर है, सिंपली लेफ्ट हैंड रूल में एक आ रहा था मोटर, ठीक है, तो रटने के लिए सिर्फ, ठीक है। अब मैंने बोला था कि मोटर का कोई भी मोटर का प्रिंसिपल, लॉरेंस प्रिंसिपल होता है क्या है,
करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड विल एक्सपीरियंस द फोर्स। लेकिन उस फोर्स का डायरेक्शन कैसे होता है, उसका मतलब क्राइटेरिया क्या है? तो जो क्राइटेरिया है वो है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसका ये कहना है कि अगर थंब फोर्स है, थंब फोर्स नहीं बोलेंगे हम लोग, पहले मिडिल करंट बोलेंगे, ठीक है। मिडिल फिंगर अगर करंट है और फर्स्ट फिंगर फ्लक्स है, तो सिंपली क्या है, आपका जो अमाउंट ऑफ फोर्स है वो इस डायरेक्शन में रहेंगे। मैं दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली मुझे क्या कहना है। मान लेते हैं ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये नॉर्थ पोल टू साउथ पोल जा रहे हैं आपके फ्लक्सेस, और ये है करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। सो अभी लेफ्ट हैंड रूल है ना, आपने करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस कर दिया है, ठीक है। अब मुझे बताना फोर्स का डायरेक्शन कौन से साइड में रहेगा, ठीक है। अगर आपको फोर्स का डायरेक्शन पता करना है तो आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं कैसे। अब फ्लक्सेस है, ये हो गया फ्लक्सेस, और करंट का डायरेक्शन कैसा है, ऐसे अंदर जा रहा है, ठीक है। मैं ये क्रॉस और डॉट भी बता देता हूँ, और उस हिसाब से फिर फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड। सो यहाँ पर फोर्स कैसे रहेगा आपका, इस तरीके से फोर्स रहेगा, ठीक है। अब क्रॉस का मतलब है, इमेजिन करो कि एक एरो है वो आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो उसको आपको दिखते हुए क्या दिखेगा, सिर्फ एक डॉट दिखेगा, इसका मतलब करंट आ रहा है, ठीक है। और इमेजिन करो कि एक बो जा रहा है आपसे दूर जा रहा है, तो आपको पीछे में एक क्रॉस दिखता है, तो इसका मतलब है कि करंट जा रहा है। मैंने सिंपली वही देखा है कि करंट को इंसर्ट किया, मतलब करंट जा रहा है अवे फ्रॉम यू, ठीक है। अगर डॉट है तो टूवर्ड्स यू। सिंपली हम लोगों ने इसको अप्लाई कर दिया, फ्लक्सेस, करंट और फोर्स, ठीक है। इस तरीके से आप फोर्स को फाइंड करते हैं। ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का एप्लीकेशन क्या है, तो सबसे इम्पोर्टेंट इसका एप्लीकेशन है फॉर फाइंडिंग द फोर्स ऑफ मोटर, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। अगर आपको डायरेक्शन बदलना है तो आपको इधर आपको फ्लक्सेस का डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा या फिर करंट का डायरेक्शन बदलना पड़ेगा, तब आपके फोर्सेस के डायरेक्शन बदल। आप देखना इसके क्रॉस के जगह पे डॉट रखो, आपको फोर्स का डायरेक्शन अलग दिखेगा। आप नॉर्थ पोल को साउथ पोल के पास रख दो, साउथ को नॉर्थ रिप्लेस कर दो, आपको फोर्स का डायरेक्शन अलग आएगा, एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अगर मान लो कि मेरे पास दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स हैं और दोनों में से सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, जैसे यहाँ पर है, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। सोलेनोइड का प्रिंसिपल, ट्रांसफार्मर में भी वही होता है, आप वाइंडिंग को वाउंड कर देते हो, जानबूझ के ये टॉपिक यहाँ पर पढ़ा रहा है, ठीक है। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है तो वो रिपेल करते हैं, ऐसा बोलते हैं, लेकिन वैसा नहीं होता है। हम लोग क्यों नहीं होता है ये पढ़ेंगे, ठीक है। और चलो देख लेते हैं। दो करंट कैरिंग कंडक्टर्स मैंने प्लेस कर दिए, मैंने राइट हैंड थंब रूल लगा दिया, राइट हैंड थंब रूल लगा दिया, मेरे फील्ड के डायरेक्शंस पता है मुझे, ठीक है। अब ये क्या है कि इस केस में फील्ड का डायरेक्शन ये है, इस केस में फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होने वाला है, एक दूसरे को कैंसिल कर कर वीकर पोर्शन बनाएगा, ठीक है। वीकर पोर्शन का मतलब ही क्या होता है, अट्रैक्ट करना, ठीक है, सेम। और यही अगर डायरेक्शन उल्टा कर दो आप, तो यहाँ पर असिस्ट करेगा आपके फ्लक्सेस, असिस्ट करने से क्या होता है, रिपेल करेगा, ठीक है, मतलब स्ट्रॉन्गर बनेगा। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, और इसका जो रिजल्टेंट है वो ऐसे आएगा। देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, वीकर हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, एक ही बन रहा है, स्ट्रॉन्ग बन रहा है, इसीलिए क्या बनेगा, रिपेल। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बिट है, याद रखना मैग्नेटिक फील्ड में से आने के लिए, ठीक है। अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहे हैं तो उनके बीच में का जो फोर्स है सेम है, तो वो अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट करेगा। अब बोलोगे कि सर आपने तो स्टार्टिंग में बोला था कि लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, ये पोल्स नहीं है, ठीक है। ये सिंपली यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, आप थोड़ा एडवांस हो चुके हो, सेम अट्रैक्ट और अपोजिट क्या करेगा, आपका रिपेल करेगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे आगे का टॉपिक, परमेबिलिटी। परमेबिलिटी का मतलब क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, परमेबिलिटी का मतलब ईज विथ विच
फ्लक्सेस कैन फ्लोज थ्रू मटेरियल इज़ नोन एज परमेबिलिटी। मतलब परमेबिलिटी एक मटेरियल का प्रॉपर्टी है जिसके वजह से फ्लक्सेस उसके अंदर से बहुत आसानी से फ्लो हो सकते हैं। जितने आसानी से फ्लो होगा उतना ज़्यादा परमेबिलिटी का वैल्यू होता है। अब परमेबिलिटी का जो डेफिनेशन है उसको हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, रेशियो ऑफ फ्लक्स डेंसिटी टू मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, उसका जो यूनिट है वो आता है हेनरी पर मीटर। अब एग्जैक्टली हेनरी पर मीटर का मतलब क्या होता है, देखो ऑलरेडी हम लोगों ने फ्लक्स डेंसिटी इसका जो यूनिट है वो पढ़ रखा है। ठीक है, वो क्या है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। और आपका जो फील्ड स्ट्रेंथ है उसका भी यूनिट आप लोगों ने पढ़ के रखा है, एम्पियर पर मीटर। ठीक है, अगर ये मीटर और ये 1 मीटर चला गया तो आपको क्या मिलता है, वेबर पर एम्पियर मीटर। ठीक है, अगर आपने इंडक्टेंस पढ़ा है N∅/I, ठीक है, इसका यूनिट हम लोग लिखते हैं वेबर पर एम्पियर या फिर हेनरी। जैसे कि मैंने पढ़ा, हम लोगों ने ऑलरेडी पता है कूलम पर सेकेंड एम्पियर, वैसे ही वेबर पर एम्पियर को हम लोग हेनरी लिखते हैं। इसीलिए आपका जो परमेबिलिटी का यूनिट है वो क्या है, हेनरी पर मीटर आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बिट है, हेनरी पर मीटर लिखो या फिर वेबर पर एम्पियर मीटर लिखो या फिर सिंपली वेबर पर एम्पियर मीटर, हाँ दोनों, ये दोनों चीज़ें सेम है। ठीक है, ये 2 यूनिट्स आपको इसमें याद रखने पड़ेंगे। उसके बाद एक आता है परमेबिलिटी इन फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम। मैंने आसपास पूरा वैक्यूम क्रिएट करके रखा है और एक मटेरियल रखा है, मतलब वैक्यूम ही रखा है और वैक्यूम के अंदर से मैंने मैग्नेटिक फील्ड को पास कर दिया। तो ऐसे केस में जो कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी है और स्ट्रेंथ है उनका अगर रेशियो लेते हैं तो ये जो वैल्यू है ये मिलता है आपको 4 पाई × 10⁻⁻7 हेनरी पर मीटर। और ये न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हम लोगों ने इसको स्टैंडर्ड बेस बना के रखा है। इसी के कंपैरिजन में हम लोग सारे मटेरियल्स को कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब आता है रिलेटिव परमेबिलिटी। मैं वही बोला कि हम क्या करते हैं, हर एक मटेरियल को वैक्यूम के साथ कंपेयर करते हैं। सो रिलेटिव B/B0, अगर हम लोग यहाँ से B = μH लिखते हैं, B0 = μ0H 0 लिखते हैं तो कैंसिल होकर आपको क्या मिलेगा, μ0 μr, μ = μ0 μr, where mu is absolute permeability, μ0 is permeability in free space और vacuum, और μr जो है वो क्या है, relative permeability। अब देखना, इन दोनों का यूनिट तो आपको पता है। ठीक है, वो क्या है, ये दोनों हेनरी पर मीटर लिख लेते हैं यहाँ पर कुछ देर के लिए। लेकिन रिलेटिव परमेबिलिटी 2 सेम कॉन्स्टेंट्स के रेशियो है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर ये यूनिटलेस बनता है, ये एक बिट है। ठीक है, रिलेटिव परमेबिलिटी इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी। ठीक है, परमेबिलिटी से ओरिएंटेड इतना ही है। परमेबिलिटी का मतलब इज विथ विच द मैग्नेटिक फील्ड पासेस थ्रू अ मटेरियल। ठीक है, अब आता है मैग्नेटोमोटिव फोर्स, मतलब भी मैग्नेटिक पोटेंशियल टू डू वर्क। ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा है, इसीलिए मैग्नेटिक पोटेंशियल ज़्यादा हम लोगों को फोकस करने की ज़रूरत नहीं। इसका जो फॉर्मूला है वो आता है F = N × I। सिंपली मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर या फिर अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनोइड। जितने भी नंबर ऑफ टर्न्स बनाएंगे उतना आपका मैग्नेटिक फोर्स रहेगा। ठीक है, दूसरा आता है रिलक्टेंस। अब परमेबिलिटी आप लोगों ने देखा कि एक्चुअली रिलक्टेंस और ये होता है परमियंस, मतलब ही is with which the magnetic field flow through the material, whereas opposition to the flow of fluxes is known as reluctance. ठीक है, opposition to the flow of current is known as resistance, opposition to the flow of flux is known as reluctance. Next, इसी में मैं आपको ये एक चीज़ दिखाऊंगा। ठीक है, रिलक्टेंस का फॉर्मूला क्या है, कैसा है। V = क्या होता है, I × R। V का मतलब ये होता है, यहाँ पर इक्विवेलेंसी पढ़ा रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट के बीच में का इक्विवेलेंसी। सो V का मतलब यहाँ पर मैग्नेटोमोटिव फोर्स F। अब मुझे पता है कि करंट का मतलब क्या है, मेरा फ्लक्सेस है, और रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, मेरा रिलक्टेंस है। हम लोगों ने अभी पढ़ा, ठीक है, कि रिलक्टेंस रेजिस्टेंस। सो रेजिस्टेंस को आप कैसे लिख सकते हो या फिर रिलक्टेंस को आप कैसे लिख सकते हो, फोर्स पर फ्लक्सेस। सो इसका जो यूनिट है उसको हम लोग इसी तरीके से लिखते हैं, एम्पियर टर्न
पर वेबर। और रिलक्टेंस का फॉर्मूला जो आता है यहाँ पर L/μ0 μr A आता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कोर। ठीक है। रेजिस्टेंस रो इंटू एल, वहाँ पर भी लेंथ, यहाँ पर भी लेंथ, यहाँ पर एरिया, वहाँ पर भी एरिया। ओनली थिंग, जो आप R इज इक्वल टू रो लिखते थे ना, ये कंडक्टिविटी था, तो यहाँ पर 1/μ0 μr यहाँ का परमेबिलिटी है। ठीक है, बस इतना ही है। सो यहाँ पर आपको क्या क्या याद रखना है, आपका मैग्नेटोमोटिव फोर्स का यूनिट क्या है, एम्पियर टर्न। आपका रिलक्टेंस का यूनिट क्या है, एम्पियर टर्न पर वेबर। और आपका रिलेटिव परमेबिलिटी का यूनिट कितना है, यूनिटलेस क्वांटिटी। एब्सोल्यूट और वैक्यूम का यूनिट कितना है, आइदर वेबर पर एम्पियर मीटर लिखो या फिर हेनरी पर मीटर लिखो। ठीक है। अब और एक बिट है इसमें, एक छोटा सा बिट है, लीकेज कोएफिशिएंट बोल के आता है। जहाँ पर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आते हैं वहाँ पर इजीली पाया जाता है, जैसे कि ट्रांसफॉर्मर्स। ठीक है। अब इसका जो लीकेज कोएफिशिएंट है वो है, इट इज़ रेशियो ऑफ टोटल फ्लक्स टू यूजफुल फ्लक्स। काफ़ी जगह पे पूछे जाने वाला बिट है, रेशियो ऑफ टोटल फ्लक्सेस टू यूजफुल फ्लक्स। अब यूजफुल फ्लक्स का मतलब क्या होता है, फ्लक्स जो काम करते हैं उसको हम लोग यूजफुल बोलेंगे, और जो काम नहीं किया, उन्होंने अपना पाथ एयर में कंप्लीट कर दिया, ऐसे फ्लक्सेस को हम लोग बोलेंगे लीकेज फ्लक्सेस। ठीक है। सो सिंपली, और एक बात है, इसका बिट जो पूछते हैं ना, ये फॉर्मूला नहीं पूछते, उसका जो बिट है ये आता है कि लीकेज कोएफिशिएंट कैसा होता है, हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है। मैक्स इक्वल टू 1 हो ही नहीं सकता, लेकिन अगर आइडियली पूछा तो इक्वल टू 1 रहेगा। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट दोनों में कंपैरिजन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक सर्किट। ठीक है। अब देखते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में R1 R2 R3 ऐसे 3 अलग अलग रेजिस्टेंसेस हम लोगों ने लिखा। मुझे पता है समेशन ऑफ E इज इक्वल टू V1 V2 V3। ठीक है। बस यहीं पे हम लोगों को थोड़ा अलग देखना है। अब देखते हैं, मुझे इसने 3 अलग अलग मतलब कोर के मटेरियल्स है। यहाँ पर कुछ एरिया A1 देखे रखा है, यहाँ पर कुछ एरिया A2 है, और क्या किया है, एक कोर में इन लोगों ने छोटा सा एयर गैप भी क्रिएट करके रखा है। ठीक है। अब इसका जो लेंथ है वो L1 है, इसका जो लेंथ है L2, इसका जो लेंथ है वो L3 है। क्या है कि आपको जो सर्किट जो दिख रहा है ना, ये सीरीज सर्किट है। रीज़न है, मैंने जैसे ही फ्लक्स यहाँ पे प्रोड्यूस किया, सीरीज़ में जाने वाला है। ठीक है। जैसे ही मैंने EMF अप्लाई कर दिया, करंट फ्लो होने वाला है सीरीज़ में। ठीक है। सो जैसे ही सीरीज़ है, वे भी सीरीज़ ही है। मैग्नेटिक सर्किट में, पैरेलल सर्किट में इतने क्वेश्चन आते नहीं, हम लोग करने की ज़रूरत नहीं, बस सीरीज सर्किट्स पे फोकस करेंगे। सो आपको जो टोटल रिलक्टेंस है वो क्या रहेगा, S1 प्लस S2 प्लस S3 रहेगा। ठीक है। S1 का मतलब क्या हो गया, L1/μ0 μr1 A1। ठीक है। L2/μ0 μr2 A2 हो गया। ठीक है। प्लस L3/μ0 A2। यहाँ पर मैंने जानबूझ के μr नहीं लिखा, रीज़न ये है, रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ एयर इज इक्वल टू 1। ठीक है। सो आपका जो रिलक्टेंस का फॉर्मूला बना वो ये बनता है। अब टोटल मैग्नेटोमोटिव फोर्स, टोटल पोटेंशियल इज इक्वल टू I इंटू आर इक्विवेलेंट। जैसे ही यहाँ पर S इक्विवेलेंट लिख लेते हैं, सो यहाँ पर फ्लक्स इंटू S इक्विवेलेंट, यहाँ पर I इंटू आर इक्विवेलेंट। आर इक्विवेलेंट का पता है हमें क्या है, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। इसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो रिलक्टेंस फाइंड करना है, तो सिंपली L/μ0 μr आपको वैल्यूज़ दिए रहेंगे, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। बस आपको एक चीज़ रखना पड़ेगा, यहाँ पर μ0 का वैल्यू कितना है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ठीक है। बस ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो V इज इक्वल टू आई आर, F इज इक्वल टू 5 इंटू S इक्विवेलेंट। ठीक है। रिलक्टेंस, रेजिस्टेंस, फ्लक्स, करंट, मैग्नेटोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। ठीक है। ये आपके MCQ बिट्स होते हैं। मैग्नेटिक मोटिव फोर्स अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स में कंपेयर करें या फिर इक्विवेलेंसी देखें तो किसके साथ कंपेयर करेंगे, ये सिंपल बिट। चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है, जो
मैग्नेटिक सीरीज सर्किट में आता है वो है ये, ठीक है। ये जो आपको एयर गैप दिख रहा है ना, ये जानबूझ के इंसर्ट किया जाता है कोर्स के अंदर, ताकि कोर का क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब यूटिलाइजेशन एरिया बढ़े, और कोर सैचुरेट हो जाता है ना, बहुत जल्दी हो जाता है। अगर हम लोग थोड़ा सा एयर गैप ऐड कर देते हैं तो उसका सैचुरेशन लिमिट्स बढ़ जाता है। तो ये जो 2 बिट है आपको याद रखने हैं। और फ्लक्सेस का मतलब टेंडेंसी होता है कि वो हमेशा लोएस्ट रिलक्टेंस पाथ से ट्रैवल करें। सो जब भी आप एक एयर गैप ऐड कर देते हो तो वो थोड़ा सा फ्रिंज हो जाता है, बल्ज हो जाता है, और थोड़ा आउटवर्ड निकल के आने की कोशिश करते हैं टू फाइंड द लोएस्ट रिलक्टेंस पाथ। इसी चक्कर में आपको क्या आता है कि आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी यूटिलाइज हो जाता है पूरी तरीके से, और आपका कोर का सैचुरेशन लिमिट भी बढ़ जाता है, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। हम लोगों ने जितने भी इलेक्ट्रिकल सर्किट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा है, दोनों को कंपेयर भी किया। इस तरीके से आपको हर एक डेफिनेशन, उसके फॉर्मूलेज, और हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लेंगे इसके ऊपर, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। और जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे इस वीडियो के आगे भी आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा। रीज़न है, इतना सब कुछ हम लोग कवर नहीं कर सकते, आपको बहुत मेहनत लेना पड़ेगा इसमें भी। जितने MCQs पॉसिबल है उतने MCQs सॉल्व करो, क्योंकि MCQs ही बनाएंगे आपके मार्क्स, ठीक है। फिलहाल के लिए इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आएंगे इसके न्यूमेरिकल्स के साथ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म।